प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को आव्यूहों का योगफल और उसका गुण बताया था। उस लेक्चर को कंटिन्यू करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे आव्यूहों का अंतर। क्या पढ़ना है? आव्यूहों का अंतर, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। बात समझ में आ रही है? मान लेते हैं कोई भी दो आव्यूह हैं, A बराबर ए आई जे, इसका क्रम है m क्रॉस n का, और कोई दूसरा आव्यूह है B बराबर स्मॉल b आई जे, और ये भी क्रम है कितने का? इसका क्रम है m क्रॉस n का। कहने का मतलब कोई दो आव्यूह हैं जो कि समान क्रम के हैं, तो इनका अंतर हम लोग ज्ञात करने के लिए a में से b को माइनस करेंगे, मतलब a माइनस b बराबर हो जाएगा आपका। सबसे पहले आव्यूह a का मान रख देना है। a का मान है आपका ए आई जे m क्रॉस n माइनस में, उसके बाद आव्यूह b का मान रख देना है। b वैल्यू है b आई जे, और इसका जो क्रम है वो है m क्रॉस n का। दोनों समान क्रम के आव्यूह है, इसलिए आव्यूह a के जितने भी अवयव होंगे उन सभी अवयवों को b के संगत अवयवों से घटा देना है। तो जो हमें आव्यूह मिलेगा वो हो जाएगा आव्यूह का अंतर, यानी कि a माइनस बी होगा। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना है? ए आई जे में से माइनस कर देना है बी आई जे को, और इसका क्रम क्या हो जाएगा? m क्रॉस n का हो जाएगा। बात क्लियर है ना? मतलब हमें यहां से मिल गया a माइनस बी बराबर ए आई जे माइनस में बी आई जे m क्रॉस n का है। ठीक है ना? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी आव्यूहों के अंतर के गुण। आव्यूहों के अंतर के गुण, ठीक है ना? कौन कौन से गुण इसमें लागू होते हैं, क्या क्या नहीं होता है, उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला आपका आता है क्रम विनिमय नियम। ठीक है ना? क्रम विनिमय नियम। ये जो आव्यूह का अंतर है ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। कहने का मतलब a माइनस बी बराबर नहीं होता है किसके? b माइनस ए की। बात क्लियर है ना? अभी लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों को आव्यूहों का योग बताया था। वहां पे आप लोगों को बताया गया था कि आव्यूहों का जो योगफल होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, लेकिन जो आव्यूह का अंतर है वो आपका क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। बात समझ रहे हैं ना? उसके बाद आपका आता है सेकंड, आपका आता है साहचर्य नियम। तो ये जो आव्यूह का अंतर है ये एसोसिएटिव लॉ है, ये साहचर्य नियम है। तो साहचर्य नियम का भी पालन नहीं करता है। कहने का मतलब a माइनस बी माइनस सी बराबर नहीं होता है a माइनस बी माइनस सी की। बात समझ आ रही है ना? तो आव्यूहों का जो अंतर है वो ना तो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा और ना ही साहचर्य नियम का पालन करेगा। बात समझ रहे हैं ना? उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट हेडिंग अदिश का आव्यूह से गुणन। ठीक है ना? किसी भी संख्या का हम लोग आव्यूह में गुणा करेंगे, आव्यूह से गुणा। ठीक है, मान लेते हैं कोई संख्या है k, कोई भी संख्या k है जिसका हम लोग किसी आव्यूह a में गुणा कराएंगे। पास समझ रहे हैं ना? तो k का जब a में गुणा कराया जाएगा तो a के जितने भी अवयव रहेंगे उन सभी अवयवों में k का गुणा हो जाएगा। पास समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब किसी भी गिनती से अगर हम लोग किसी भी आव्यूह में गुणा कराते हैं तो उन आव्यूह के समस्त अवयवों में उस गिनती से गुणा हो जाता है। कहने का मतलब k इंटू ए बराबर होता है k a की। अगर मान लेते हैं a कोई आव्यूह है, a बराबर है ए आई जे m क्रॉस n का कोई आव्यूह है, तो ये जो k a होगा वो आपका बराबर हो जाएगा k इंटू a की वैल्यू रख देनी है। a की वैल्यू हमारे पास है ए आई जे, k इंटू ए आई जे हो जाएगा, और इसका जो क्रम है m क्रॉस n है। हमने अभी आप लोगों को बताया कि किसी भी अदिश से अगर हम लोग किसी आव्यूह में गुणा कराएंगे तो उसके समस्त अवयवों में उस अदिश राशि से यानी कि उस संख्या से गुणा हो जाएगा।
ठीक है ना। तो इस संख्या यानी कि k से हम लोग इस a के समस्त अवयवों में गुणा करेंगे, तो ये जो k है इसके aij के साथ हो जाएगा। कहने का मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं k इंटू aij m क्रॉस n का है। बात क्लियर है ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे आव्यूहों का गुणनफल। आव्यूहों का गुणनफल, ठीक है ना। मान लेते हैं कोई भी दो आव्यूह हैं, a बराबर है aij m क्रॉस n का, ठीक है ना, और b बराबर है bij, वो m क्रॉस n का हो सकता है, सॉरी n क्रॉस m का हो सकता है या फिर कोई दूसरा भी क्रम हो सकता है n क्रॉस p। इसमें ध्यान देने वाली बात यही है किसी भी दो आव्यूह का गुणनफल तभी संभव होगा जबकि a में जो स्तंभों की संख्या है b के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। कहने का मतलब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया भी था कि जो पहले गिनती लिखी जाती है आव्यूह के क्रम में वो होती है पंक्तियों की संख्या, और जो दूसरी गिनती लिखी जाती है वो आपकी होती है स्तंभों की संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग n क्रॉस n यहाँ पे जो लिखा गया है इसका मतलब इसमें पंक्तियों की संख्या m है और स्तंभों की संख्या कितनी है, n है। ठीक ऐसे ही b बराबर bij n क्रॉस p है, इसका मतलब ये है कि b में पंक्तियों की संख्या n है और स्तंभों की संख्या कितनी है, p है। तो हमने बताया किन्हीं भी दो आव्यूहों का गुणनफल तभी संभव होगा जबकि a में स्तंभों की संख्या b में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं स्तंभों की जो संख्या है और इसमें b में जो पंक्तियों की संख्या है दोनों बराबर हैं, इसलिए इन दोनों का गुणनफल संभव होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ए बी बराबर लिखेंगे, ए बी बराबर हो जाएगा aij m क्रॉस n, ठीक है, और इंटू b का मान हो जाएगा bij n क्रॉस p, ठीक है। अब a b की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इसको हम आप लोगों को क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आया है किन्हीं भी दो आव्यूहों का जो ध्यान देने वाली बात है, इसको बताने का उद्देश्य जो हमारा था ये विशेष रूप से यही है कि किन्हीं भी दो आव्यूहों का गुणनफल हम लोग तभी कर पाएंगे जबकि पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी, तभी दो आव्यूहों का गुणनफल संभव होता है। इसके बाद आपका आता है आव्यूह गुणनफल के गुण। क्या है ये? आव्यूह गुणनफल के गुण, ठीक है ना। तो सबसे पहला गुण वही जो कि हम लोग आव्यूह के योगफल और अंतर में पढ़े थे। सबसे पहले हेडिंग है आपका क्रम विनिमय नियम, ठीक है। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम क्या है जरा देखते हैं इसको हम लोग। क्रम विनिमय नियम आप लोगों को बताया गया है, यहाँ पे देखना है हम लोग को आव्यूहों का जो गुणनफल है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है कि नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसको देखने के लिए हम लोग समझते हैं क्या है। आव्यूहों का जो गुणनफल है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, मतलब कहने का ए बी बराबर नहीं होता है बी ए के, ठीक है ना। यहाँ पे हमने भी पीछे बताया था कि इन्हीं दो आव्यूहों का गुणनफल तभी संभव होगा जबकि पहले में स्तंभों की संख्या दूसरे में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। अब हो सकता है ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, लेकिन इसका उल्टा ना हो। कहने का मतलब बी में स्तंभों की संख्या ए के पंक्तियों की संख्या के बराबर ना हो तो बी ए का मान ही संभव नहीं होगा। तो इसलिए कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलेगा कि बी ए निकलेगा ही नहीं। हम मान लेते हैं कहीं पे ज्ञात भी कर लिए हम लोग ए बी और बी ए, तो दोनों की वैल्यू सेम नहीं आती है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा आपका आता है साहचर्य नियम। दूसरा आपका है साहचर्य नियम। तो ये जो आव्यूहों का गुणनफल है वो साहचर्य नियम का पालन करता है। कहने का मतलब ये है a इंटू बी सी बराबर होता है ए बी इंटू सी। बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये है ये तब संभव है जबकि a का जो क्रम है वो m क्रॉस n हो, ठीक है, b का जो क्रम है वो n क्रॉस p हो और c का जो क्रम है वो p क्रॉस q हो। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने बताया था अभी दो आव्यूहों का गुणनफल तभी संभव होगा जबकि a में पंक्तियों की संख्या
ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ए में जो पंक्तियों की संख्या है वो n है और बी में जो स्तंभों की संख्या है वो n है। ए और बी, ए में पंक्ति बी में ए में स्तंभ बी में पंक्ति दोनों बराबर हैं, इसलिए ए बी का मान संभव होगा। ठीक, ऐसे ही बी और सी का गुणनफल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि बी में जो स्तंभों की संख्या है वो सी में पंक्तियों की संख्या यानी कि पी के बराबर है। यहाँ पे देख रहे हैं ए में स्तंभ है n, बी में पंक्ति है n, दोनों बराबर है इसलिए ए भी संभव है। ऐसे ही बी में स्तंभ है p, सी में पंक्ति है q, इसलिए बी सी भी संभव है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो अवयवों का गुणनफल है वो साहचर्य नियम का पालन करता है। ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है वितरण नियम। थर्ड आपका है वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। ये जो अवयवों का गुणनफल है वो वितरण नियम का पालन करता है। कहने का मतलब a इंटू बी प्लस सी बराबर होता है ए बी और प्लस में ए सी। बात समझ गए हैं। जबकि a का जो क्रम है वो क्या है, n क्रॉस n हो और b का जो क्रम है वो n क्रॉस p हो। ठीक है ना। a का c में गुणा कब हो पाएगा, जबकि a के स्तंभों की संख्या c में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। कहने का मतलब c का जो क्रम होगा वो n क्रॉस कुछ हो सकता है, यहाँ पे q मान सकते हैं। बात समझ आ रही है। a इंटू बी प्लस सी बराबर होता है ए बी प्लस में ए सी। ऐसा ए बी तभी संभव होगा जबकि ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। ऐसे ए सी तभी संभव होगा जबकि ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। इसलिए हमने सी का जो क्रम है उसको n क्रॉस q मान लिया है। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग यहाँ पे करेंगे। उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हम आप लोगों को होमवर्क देंगे, आप लोग उसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे यहाँ नीचे आ रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग उसका सॉल्व यानी कि सोल्यूशन आप लोग उसको सॉल्व करके हमारे पास सेंड करेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों के। पहला क्वेश्चन है, कोई भी अवयव है a बराबर है आपका मान लेते हैं 2 3 4, यहाँ पे 2 0 1 3 5 6। ठीक है ना। तो इसमें पहला पूछ रहा है अवयव का क्रम बताइए, अवयव का क्रम बताइए। ठीक है ना। दूसरा आपको क्वेश्चन है अवयव में पंक्तियों की संख्या बताइए, अवयव में पंक्तियों की संख्या बतानी है। उसके बाद थर्ड आपका है अवयव में स्तंभों की संख्या बतानी है, अवयव में स्तंभों की संख्या बतानी है। ठीक है। आइए समझते हैं क्या होता है, कैसे हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। तो अवयव का जो क्रम है सबसे पहले हम लोग पंक्ति और स्तंभ को क्लियर कर लेंगे, उसके बाद अवयव का क्रम लिखेंगे। ठीक है ना। तो अवयव पंक्ति और स्तंभ हम लोग जरा देखते हैं। हमने बताया था कि जो क्षैतिज रेखा होती है, क्षैतिज पंक्ति में जितनी भी गिनतियां यानी संख्याएं यानी कि अवयव लिखे रहेंगे उन्हीं क्षैतिज पंक्तियों को गिन लेना है। जितना क्षैतिज लाइनें बनेंगी आप लोगों की वही क्षैतिज लाइनें ही क्षैतिज पंक्तियां कहलाती हैं, यानी कि अवयव की पंक्ति कहलाती है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति है। तो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या बराबर कितना हो गई, 3 हो गई है। क्लियर है ना। उसके बाद स्तंभ देखना है। स्तंभ की संख्या हम लोग ऐसे सीधा सीधा गिन सकते हैं, एक स्तंभ, दो स्तंभ, 3 स्तंभ। तो स्तंभों की संख्या भी कितना हो गई आपकी, 3 है। ठीक है ना। या सामान्य से भी हम लोग ऐसे गिन सकते हैं। यहाँ पे आगे के जितने भी अवयव लिखे रहेंगे वो आपका हो जाएगा पंक्तियों की संख्या, ऊपर ऐसे जितने अवयव लिखे रहेंगे वो हो जाएंगे स्तंभों की संख्या। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 अवयव लिखा गया है, इसलिए पंक्तियों की संख्या 3 हो जाएगी। ऊपर भी 1 2 और 3 अवयव लिखा है, इसलिए स्तंभों की संख्या भी कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, यदि a बराबर है aij
2 क्रॉस 2 का कोई आव्यूह है और ए आई जे बराबर आपका दिया गया है i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। तो a का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा होगा तो आप लोग पढ़ सकते हैं। a बराबर है ए आई जे 2 क्रॉस 2 में, और जहां पे ए आई जे को हम लोग परिभाषित किए हैं यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ए आई जे यानी कि 2 क्रॉस 2 का कोई अगर आव्यूह हम लोग बनाएंगे तो उस 2 क्रॉस 2 के आव्यूह में कितने अवयव बनेंगे या कौन कौन से अवयव होंगे, पहले उसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 2 क्रॉस 2 के आव्यूह में हम लोग अवयव जो पाएंगे वो होगा A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और A22, ठीक है। इतना हम लोगों को मिलेगा। कहने का मतलब A11 निकाल लेना है, A12 निकाल लेना है, A21 और A22 इतना हम लोग अगर ज्ञात कर लेंगे तो इस A बराबर ए आई जे 2 क्रॉस 2 का जो आव्यूह हमें निकालना है वो मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ए आई जे आपका दिया गया है i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे A11 का मतलब है i की जगह पर भी 1 रखना है, j की जगह पर भी 1 रखना है, इसी में रख के सॉल्व कर लेना है। ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है ना। 2 1 के 2 होगा, 2 में 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 और बटे में क्या लिखना है 2 लिखना है। क्लियर है ना। अब आगे हम लोग निकालेंगे A12, ठीक है। A12 बराबर i की जगह पर 1 रखना है, j की जगह पर 2 इसी में रख देना है। चलिए i की जगह पे 1 लिखेंगे तो हो जाएगा 1 और प्लस में 2 गुणे j की जगह पर 2 लिखना है, 2 का स्क्वायर और पूरे बटे में 2 लिख देना है बराबर 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 का वर्ग करेंगे 25 बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे A21 बराबर हो जाएगा A21 बराबर i की जगह पर 2 लिखना है और j की जगह पर 1 लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे कि हो जाएगा 2 धन 2 गुणे 1 का स्क्वायर बटे में 2 बराबर 2 1 के 2, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 होगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 बटे में 2, 16 बटे 2 का मतलब हो जाएगा 8, ठीक है ना। ऐसे ही आपको निकाल लेना है A22 निकालेंगे तो यहां से बनेगा 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर और पूरे बटे में 2 लिख देना है बराबर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 2 6 का वर्ग करेंगे 36 बटे में 2 बराबर कितना हो जाएगा 18। इसलिए A बराबर ए आई जे था हमारा 2 क्रॉस 2 का। 2 क्रॉस 2 में हमारा जो एलिमेंट बन रहा था ये सब था और इन सब के जो मान है यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। तो वही सभी मान ला करके यहाँ पे रख देंगे तो ये बन जाएगा आपका दिस इज इक्वल्स टू A11 की वैल्यू हम लोग लिखेंगे, यहाँ से हो जाएगा 9 बटे 2, A12 का मान लिख देना है 25 बटे 2 और यहाँ पे A21 का मान लिख देना है 8 हो जाएगा और A22 का मान लिख देंगे 18 हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है यदि 2x प्लस वाई x माइनस वाई x माइनस जेड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10 माइनस 1 और 2 8 है तो x y और z की वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है। आइए हम लोग ज्ञात करते हैं। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, यहीं से हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये सोल्यूशन है थर्ड का, यहाँ पे दिया गया है सिंस इतना बराबर इसके दिया हुआ है, इसलिए कोई भी दो अवयव अगर बराबर हैं तो उनके जो संगत अवयव होते हैं वो भी बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो अवयवों के संगत अवयव बराबर होते हैं अगर दोनों अवयव बराबर हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे अवयव बराबर दिए गए हैं इसलिए संगत अवयवों को बराबर कर देना है। कहने का मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव बराबर पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव दूसरे में। यहाँ से हमें मिल जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 10। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और यहाँ से दूसरा वाला दूसरे बराबर करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ऐसे ही तीसरा कर देना है x माइनस जेड
इज इक्वल्स टू 2p। ठीक है, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। एकदम आसान है, पहले को दूसरे में जोड़ लेना है। ठीक है, पहले को दूसरे में जोड़ेंगे, यहाँ पे प्लस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई है, कट जाएगा। कहने का मतलब विलोपन विधि है ये। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में है 2x प्लस वाई बराबर 10 और समीकरण 2 में है x माइनस वाई बराबर -1। ठीक है, तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x में x जुड़ेगा तो ये आपका बन जाएगा 3x बराबर 10 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9। 3x बराबर 9 है, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 3। ये x का मान आ गया है। अब ये x का मान ले चल के हम लोग समीकरण 2 में ही रख लेते हैं। तो यहाँ से लिख देंगे समीकरण 2 से क्या मिल जाएगा, जहां पे x है वहां पे 3 लिखना है। 3 माइनस वाई बराबर -1 को इधर करना है, माइनस वाई को साइड लेके जाना है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y बराबर 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यही मान समीकरण 3 में भी रख देना है। तो यहाँ से लिख देंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 में क्या है देखिए, x माइनस जेड बराबर 2 है, जहां पे x है वहां पे हमें क्या लिखना है 3 लिखना है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 माइनस जेड इज इक्वल्स टू 2। अब 2 को इस साइड कर लीजिए, z को साइड ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा z इज इक्वल्स टू, इधर हो जाएगा 3 माइनस 2, 3 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन आपका दिया गया है, सरल कीजिए। cos थीटा ब्रैकेट के अंदर में सॉरी आप व्यू के अंदर में लिखा है cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा एंड प्लस में साइन थीटा, अंदर है साइन थीटा माइनस cos थीटा और cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, इसी को सरल करना है तो इसको हम लोग देखेंगे। अंदर इसका गुणा कर लेना है, cos थीटा का cos थीटा में गुणा कराएंगे। हमने आप लोगों को एक प्रगुण बताया था, आप व्यू का किसी भी अदिश से किसी अवयव में गुणा करते समय k का जो गुणा था वो सभी अवयवों में हो जा रहा था। ठीक वही नियम यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग cos थीटा का अंदर गुणा करेंगे, cos में, साइन में, फिर माइनस साइन में, cos में, सभी अवयवों में बाहर वाले अदिश से गुणा करना है। तो cos थीटा का cos थीटा में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का साइन थीटा में कराएंगे तो हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा में कराएंगे माइनस cos थीटा और साइन थीटा हो जाएगा। cos थीटा का cos थीटा में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना। आगे चलते हैं, ये हो जाएगा आपका साइन का साइन में गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन का माइनस cos में कराना है, माइनस में साइन थीटा और cos थीटा हो जाएगा। ऐसे ही साइन का cos में कराएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा cos थीटा, उसके बाद साइन थीटा का साइन थीटा में करवाएंगे गुणा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। उसके बाद आपका यहां से हो जाएगा आव्यूहों का योग आ गया है। आव्यूहों के योग में हमने बताया था संगत अवयव को उसके संगत अवयवों में जोड़ देना है। ठीक है, तो संगत अवयवों को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा, पहले को पहले में जोड़ना है, cos स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद दूसरे को दूसरे में जोड़ना है, तो यहाँ से हमें मिलेगा cos थीटा साइन थीटा, यहाँ माइनस है तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा और cos थीटा। ठीक है ना। ऐसे ही माइनस cos थीटा साइन थीटा को और साइन थीटा cos थीटा में जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू cos थीटा। क्लियर है। उसके बाद आपका cos स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है 1 होती है, तो यहाँ से हो जाएगा 1, इसमें इसको माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, कट जाएंगे दोनों। ठीक है। ठीक ऐसे ही ये भी कट जाएगा तो यहाँ भी 0 बनेगा। ऐसे ही आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी 1 हो जाएगी। अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताया था। ठीक है ना। इकाई का तत्समक अवयव, ये 2 क्रॉस 2 का इकाई का तत्समक अवयव है। इसके मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई हैं, बाकी सभी अवयव क्या है 0 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
आप लोगों को दिया गया है x और y का मान ज्ञात कीजिए। यदि x प्लस वाई बराबर है 1 माइनस 2 3 4 और x माइनस वाई बराबर है 3 2 माइनस 1 और 0। क्लियर है ना। इसमें x और y की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। सोल्यूशन यहीं से स्टार्ट करते हैं। x प्लस वाई बराबर इतना दिया है, x माइनस वाई ये दिया है, तो यहाँ से सीधा लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 3 4 और यहाँ पे नीचे लिख देना है, सॉरी x प्लस वाई की वैल्यू थी ये, और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू आपका दिया गया है 3 2 माइनस 1 0। ठीक है, इसी को जोड़ लेना है। जोड़ेंगे तो ये माइनस वाई प्लस वाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे। x में x प्लस करेंगे तो हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू पहला पहले में जोड़ना है, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में। तो a11 को a11 में जोड़ेंगे तो 1 में 3 प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा। आप लोग साइड बाय साइड भी लिख करके कर सकते हैं, मतलब इधर इसको बगल में लिख लेंगे प्लस करके, फिर इतना प्लस ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो पहले में पहले जोड़ेंगे 3 1 4, माइनस 2 में प्लस 2 को जोड़ेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ तीसरा तीसरे में जोड़ना है, 3 में माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा। 4 में 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ सब जगह 2 कॉमन है, 2 को हम लोग कॉमन कर सकते हैं। 2 कॉमन करेंगे तो सभी में से 2 कॉमन होगा, तो 2 इसमें से कॉमन करेंगे, 2 दूनी 4 होता है 2 हो जाएगा, 2 शून्य 0 होता है, 2 1 के 2 होता है 1 बचेगा, 2 दूनी 4 होता है यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारा x बराबर हो गया है 2 0 1 और 2। क्लियर है ना। अभी x की वैल्यू ले चल के हम लोग यहाँ कहीं भी रख सकते हैं, चाहे x प्लस वाई में रख दें या फिर x माइनस वाई में रख दें। तो x प्लस वाई में लोग रख देते हैं। x प्लस वाई आपका दिया गया था 1 माइनस 2 3 4। ठीक है, तो x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। x कितना है, x की जगह पे लिखना है 2 0 1 2। ठीक है, एंड प्लस वाई इज इक्वल्स टू यहां से आपका हो जाएगा 1 माइनस 2 3 4। ठीक है, अब y बराबर करना है, बाकी सब कुछ साइड में लेके जाएंगे। यहां से हमारा बन जाएगा y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 3 4। उसके बाद ये साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2 0 1 2। ठीक है, अब आप व्यूहों का अंतर है, यहाँ पे आप व्यूहों को घटा लेंगे, तो यहाँ से घटाएंगे, पहले में पहला घटाना, दूसरे में दूसरा, इस तरीके से करना है। यहाँ से y इज इक्वल्स टू बन जाएगा 1 में से 2 घटाएंगे माइनस 1 आएगा, माइनस 2 में से 0 घटाएंगे माइनस 2 आएगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका y बराबर निकल गया है और यहाँ से x बराबर निकल गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है, यदि a बराबर 4 0 3 2 1 2 1 3 0 और b बराबर है 1 3 2 2 0 4, तो यदि संभव हो तो a b और b a की वैल्यू आप लोग फाइंड कीजिए। ठीक है ना, a b और b a निकालना है, जो भी संभव हो उसको आप लोग ज्ञात करेंगे। तो हमने आप लोगों को बताया था, यदि पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी तभी आव्यूह का गुणनफल संभव होता है। ठीक है ना। तो जैसा कि हमें ए बी निकालना है, ए बी के बारे में हम लोग देखेंगे। ए बी यहाँ पे जरा चेक करेंगे, क्या ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। अगर ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी तो आव्यूहों का गुणनफल संभव होगा, यानी कि ए बी की वैल्यू संभव होगी, अन्यथा संभव नहीं होगी। चलिए क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे ए में स्तंभों की संख्या है 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पे बी में पंक्तियों की संख्या भी 3 अगर होगी तभी गुणनफल हो पाएगा। तो यहाँ पे बी में हम लोग देख रहे हैं पंक्तियों की संख्या 1 पंक्ति 2 पंक्ति, तो यहाँ पे ए में स्तंभ की संख्या 3 और बी में पंक्ति की संख्या केवल 2 है, इसलिए ए बी का जो मान है वो आपका संभव नहीं है, यानी कि क्या है, असंभव है। ठीक है, तो बी ए को जरा देखते हैं। बी ए ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी में स्तंभों की संख्या ए में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तो हमारा जो बी ए है वो संभव होगा। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं।
पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, 3 स्तंभ, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, 3 पंक्ति है और उसमें 3 स्तंभ है, इसलिए बी ए की वैल्यू संभव है तो हम लोग बी ए निकालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बी लिखा है तो बी का मान लिखेंगे 1 3 2 और दूसरा है 2 0 4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि गुणनफल बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो उसके बाद सेकंड आपका ए लिखना है, ए की वैल्यू है 4 0 3 2 1 2 1 3 0। ठीक है, अब देखिए कैसे होता है गुणनफल, किस तरीके से होता है। यहाँ पे हम लोग गुणा करते समय इधर पहले वाले अवयव में स्तंभ की दिशा में यानी कि पंक्ति में आगे बढ़ना है। ठीक है, इस पंक्ति में पहली पंक्ति में आगे जाएंगे, फिर दूसरी पंक्ति में जाएंगे, जबकि दूसरे वाले अवयव में स्तंभ में पढ़ना है, मतलब पहले स्तंभ में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। आइए समझते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहली पंक्ति लेंगे, इसमें भी पहला स्तंभ लेंगे। ठीक है, तो पहले स्तंभ और पहली पंक्ति के पहले अवयवों का गुणा कराएंगे। पहले का पहले में कराना है, 4 के 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे, दूसरे का दूसरे में करना है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरे का तीसरे में करना है, मतलब 2 के 2 हो जाएगा। फिर से एक बार समझते हैं, इसमें इधर आगे बढ़ेंगे, इसमें नीचे की तरफ आएंगे तो पहले का पहले में, फिर दूसरे का दूसरे में, फिर तीसरे के तीसरे में, पहला खत्म हो गया, अब दूसरे स्तंभ में आएंगे। ठीक है, इसी पंक्ति को लेकर के दूसरे स्तंभ में आना है, यहाँ दूसरे स्तंभ के स्थान पर लिखना है। चलिए लिखते हैं, 1 0 0 हो जाएगा, फिर 3 1 के 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 3 6 हो जाएगा। इतना क्लियर है। फिर इसी को लेकर के तीसरे स्तंभ में आइए, पहले को पहले में कराएंगे, 3 1 के 3, दूसरे को दूसरे में कराएंगे, 3 दूनी 6, फिर तीसरे में कराएंगे, 2 0 0। ठीक है, अब आइए दूसरी पंक्ति लेते हैं, यहाँ तीनों स्तंभों में गुणा कराएंगे। तो यहाँ पे पहले में हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 0 0। ठीक है, और 4 1 के 4। क्लियर है ना। अब ऐसे दूसरे स्तंभ में करवाइए, 2 0 0, फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे, 1 0 0, फिर 4 3 12। क्लियर है ना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 2 3 6, 2 0 0। ठीक है, और 4 0 0 आ जाएगा। इन्हीं को जोड़ लेना है, जो आएगा हमारा वही हो जाएगा बी ए। तो यहाँ से बी ए बराबर हो जाएगा 6 4 10 2 12। ठीक है, 6 3 9, उसके बाद यहाँ भी 6 3 9, 8 4 12, यहाँ भी 12, यहाँ पे 6। ठीक है, तो ये आपका हो गया बी ए बराबर 12 9 9, उसके बाद 12 12 और 6। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख रहे होंगे आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा होगा प्रश्न। यदि a बराबर है 1 -1 2 3, तो सिद्ध कीजिए a² - 4a + 5i = 0। ठीक है ना। तो इसको भी आइए कर लेते हैं। सबसे पहले हमें a² की आवश्यकता है, तो a² निकालेंगे। a² का मतलब होता है a × a, कहने का मतलब a का a में गुणा कराना है। a हमारे पास है 1 -1 2 3, इसी का इसी में गुणा करना है, यानी कि 1 -1 और 2 3 में ही गुणा करना है। ठीक है, वही रूल लगाना है जैसे पीछे भी बताया गया है। इधर पंक्ति में जाना है, इधर स्तंभ में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा, यहां से आपका बन जाएगा 1 1 के 1, फिर 2 1 के 2। ठीक है, 1 और -2 हो गया। उसके बाद इसी को दूसरे स्तंभ में लेके चलना है, 1 1 के 1 -1 हो गया, फिर 3 1 के 3 -3 हो गया। ठीक है, 1 1 के 1, फिर 3 1 के 3। अब दूसरी पंक्ति को लीजिए, दोनों स्तंभों में गुणा कराइए क्रमशः, पहले का पहले में, फिर दूसरे को दूसरे में कराएंगे, 2 1 के 2 हो जाएगा, प्लस में 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर कराना है, 2 1 के 2 -2, फिर 3 3 का 9 + 9 हो जाएगा। ठीक है, यहां से आपका हो जाएगा a² बराबर कितना बन रहा है, 1 में से 2 घटाएंगे -1, -1 में -3 करेंगे -4, 2 में 6 जोड़ेंगे 8, और 9 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे 4a भी निकाल लेते हैं। 4a का मतलब है
a में 4 से गुणा करना है, यानी कि 4 इंटू a का मान है आपका 1 -1 2 3, 4 से सभी अवयवों में गुणा कर देना है। ठीक है, तो यहां से बन जाएगा 4 1 के 4, फिर 4 का -1 में करेंगे -4, फिर 4 दूनी 8, और ऐसे ही 4 3 12। ठीक है ना, तो यहां से आपका हो गया 4a। 5i भी निकाल लेना है। 5i का मतलब है i में 5 से गुणा करना है। i का मतलब होता है इकाई का तत्समक आव्यूह, जिसके मुख्य विकर्ण 1 1 होंगे, बाकी सभी अवयव क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है ना, तो 5 से इसमें गुणा करा लेंगे, तो यहां से आपका हो जाएगा 5 1 के 5, 5 0 0, 5 0 0, फिर 5 1 के 5। ठीक है, इसलिए अब LHS लिखेंगे आप क्वेश्चन का। LHS आपका दिया गया है a² - 4a + 5i बराबर RHS में 0 लाना है, उसको 0 प्रूव करना है। तो इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग, देखते हैं। a² की वैल्यू हमारे पास है -1 - 4 8 7। ठीक है, माइनस में 4a का मान लिखना है। 4a हमारे पास है 4 - 4 8 12। ठीक है ना, फिर आगे लिखना आपको प्लस 5i। 5i का मान हमारे पास यहाँ पे है, प्लस करके लिख देना है, प्लस 5i। i का मान है 5 0 0 और 5, ये हो गया 5i। ठीक है, अब एक एक करके जोड़ घटा लेना है। पहले हम लोग पहले दूसरे को घटाएंगे। संगत अवयव को घटाया जाता है, आप लोग अवयवों का अंतर आप लोग बताया गया अभी पीछे। -1 का -4 में माइनस करेंगे तो हो जाएगा -1 -4 करेंगे तो हो जाएगा -5। -4 को माइनस करके -4 लिखेंगे तो हो जाएगा +4। +4 और -4 दोनों कैंसिल हो जाएंगे 0। ठीक है, 8 है, ये -8 है, 8 में से 8 घटाएंगे 0। 7 में से 12 घटाना है -5, उसके बाद आपका प्लस ये लिख देना है 5 0 0 और 5। ठीक है ना, अब जोड़ लेना है। पहले को पहले जोड़ेंगे, दूसरे दूसरे, तीसरे तीसरे में इस तरीके जोड़ेंगे। यहां से आपका मिल जाएगा -5 में +5 करेंगे 0, 0 को 0 प्लस करेंगे 0, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, पूरा 0 हो जाएगा। कहने का मतलब 0 आया है, और यही आप लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट है? आई होप डाउट नहीं होगा, आप लोग क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आप लोग जो है, आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया जा रहा है, इसको आप लोग सॉल्व करके यहाँ पे हमारे नीचे आ रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग प्रश्न सहित उसका हल करके, यानी कि सोल्यूशन आप लोग हमारे पास भेजेंगे। ठीक है ना, और क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है, यदि XYZ का मान ज्ञात कीजिए। यदि -x + y + z, x - y + z, x + y + z बराबर है 1 2 और 3 के। ठीक है, कैसे करना है पीछे बताया गया था ये क्वेश्चन। पहले बराबर, दूसरा दूसरे बराबर, तीसरा तीसरे बराबर करके 3 इक्वेशन बनाएंगे, XYZ की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सेकंड आपका दिया गया है, यदि a बराबर 1 2 3 2 0 1 1 -1 और 1, तो a³ - 2a² + a - i अभी बताया गया था आप लोगों को। ठीक वैसे निकालना है। a³ सबसे पहले a² निकालेंगे, a² का मतलब a × a कर लेना है। उसके बाद a³ निकालने के लिए a² में a से मल्टीप्लाई कर देना है, a³ आ जाएगा। ठीक है, सभी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। i की जगह पर 3 × 3 का इकाई का तत्समक आव्यूह लिखेंगे। इकाई का तत्समक आव्यूह आपका होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, 3 × 3 का इकाई का तत्समक आव्यूह आप लोगों को बताया गया था। ठीक है ना, और यदि थर्ड आपका दिया गया, यदि a बराबर 1 2 3 0 4 1 और b बराबर 0 1 0 0 2 1 2 3 0, तो ba का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, आप लोग ba की वैल्यू फाइंड करेंगे। इन तीनों प्रश्नों को, केवल 3 ही प्रश्न आप लोगों को दिए गए हैं, इन तीनों प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करके नीचे आप लोग स्लैश में चल रहे व्हाट्सएप नंबर पे आपको क्वेश्चन सहित उसका सोल्यूशन सेंड करना है। ठीक है ना, उसके बाद आप लोगों की जो समझ है और साथ ही साथ आप लोगों की रुचि को देखते हुए नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को अपलोड की जाएगी बहुत जल्द ही, यदि आप लोग इन तीनों प्रश्नों को सॉल्व करके हमारे पास भेजते हैं। ठीक है ना, तो हमें भी लगेगा कि आप लोग पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के पास पहुंचाएं, जिससे हमें भी थोड़ा सा मनोबल मिले और हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करें। धन्यवाद।